नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। 2022 में 7 राज्यों के चुनाव हुए थे। बड़ी बुरी हार मिली कांग्रेस को। उन राज्यों में भी कांग्रेस हारी जिन राज्यों में बहुत बेहतर कर सकती थी। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में तो कांग्रेस का सुपड़ा साफ होना छोड़ दीजिए, आप जीतने को तो खैर एक सीट वो आराधना मिश्रा वाला सीट जीत गई, लेकिन कांग्रेस करीब-करीब उत्तर प्रदेश से बाहर हो गई, वोट बैंक इतने नीचे आ गया, ऑल टाइम लो पर। ऐसा लगा कि कांग्रेस खत्म हो गई, ज़ीरो हो गई। आखिर कहाँ चूक हुई थी? पंजाब, जहां कांग्रेस के लिए बहुत अच्छा मौका था रिपीट करने का। कांग्रेस पंजाब में कैसे हार गई? क्या प्रियंका गांधी से बहुत बड़ी चूक हो गई थी? प्रियंका गांधी के पास कुछ इनपुट्स आए थे चुनावी रणनीति को लेकर के। उन सारे इनपुट्स को प्रियंका गांधी की टीम ने क्या नजरअंदाज कर दिया? क्या प्रियंका गांधी की टीम ने प्रियंका गांधी तक उन इनपुट्स को नहीं पहुंचाया? और एक और बड़ा सवाल, क्या इंडिया गठबंधन इस बार बस कुछ चीजें ऐसी हैं जिन पर अमल कर ले तो मोदी बिहार नहीं जीत पाएंगे? क्योंकि सबसे जो नजदीक है चुनावी राज्य वो बिहार है। बिहार अगर मोदी नहीं जीत पाए तो फिर एनडीए में भी एक बड़ी उथल-पुथल हो सकती है। केंद्र सरकार पर भी असर पड़ सकता है। 2029 अभी बहुत दूर है। ये इनपुट्स क्या थे जहां पर प्रियंका गांधी या प्रियंका गांधी की टीम से चूक हुई? जानबूझकर हुई या अनजाने में हुई? इनपुट्स जिन्होंने दिए थे, जिन्होंने कुछ स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स रेज किए थे और कांग्रेस तक पहुंचाए थे, प्रियंका की टीम तक पहुंचाए थे, आज हमारे साथ वही जुड़े हुए हैं। हमारे साथ राव साहब जुड़े हुए हैं। राजशेखर राव चिंता, स्वागत है आपकी। नमस्कार। आपके जो है आपका स्वागत है। ये इनपुट्स को लेकर के जो अभी हमारे पास कुछ खबरें आई, कुछ क्लिप्स आपके ज़रिए आई, कुछ और पड़ताल किया हमारी टीम ने। उससे जो 2022 में जो आपने इनपुट्स दिए थे, उनको लेकर के कांग्रेस के भीतर प्रियंका गांधी की टीम के ऊपर कई संदेह पैदा हो गए। अब वही बात जो मैंने जी, कहा कि जाने-अनजाने हुआ, कैसे हुआ, ये तो आप ही बेहतर बताएँगे। तो सबसे पहले मैं कुछ चीज़ें आपको एक के बाद एक दिखाना शुरू करता हूँ, फिर जो आपकी तरफ से कुछ आया है, कुछ हमारी टीम ने भी निकाला। ज़रा कंट्रोल रूम दिखाइए, एक-एक करके सब दिखा दीजिए, जो चीज़ें हैं वो दिखाइए, फिर राव साहब उनको हो सकता है अपने हिसाब से ब्रीफ करें एक-एक चीज़ को। ये देखिए, ये प्रियंका गांधी आप चला दीजिए, प्ले करिए। प्रियंका गांधी का कार्यक्रम, जनसभा, रैली, यहाँ पर अच्छी खासी भीड़ थी। 2022 के चुनाव में प्रियंका गांधी भीड़ बहुत गैदर कर रही थी, बहुत भीड़ खींच रही थी। भीड़ खूब आई, लेकिन चुनावी नतीजे बिल्कुल उलट आए, उससे बिल्कुल उलट आए। ये प्रियंका गांधी का हमने ये शो इसलिए दिखाया है, जो मेगा शो चल रहा है जिसमें भीड़ है, कि इतनी भीड़ के बावजूद नतीजे क्यों मनमाफिक नहीं आ पाए। अब हम चर्चा आगे शुरू करेंगे। राव साहब एक-एक जो दिखाना चाहेंगे, जो सबूत हैं राव साहब के पास वो दिखाएँगे। कंट्रोल रूम उनको प्ले करते रहिएगा। हटा दीजिए, विजुअल हटा दीजिए। राव साहब, सबसे पहला सवाल यही है, हम बिहार पे भी चलेंगे। बिहार को लेकर के बहुत ज़रूरी है बात करना, क्योंकि सबसे नज़दीक चुनावी राज्य वही है। आपने क्या 2022 में इनपुट्स दिए थे? 7 राज्यों में चुनाव थे। कुछ राज्य तो कांग्रेस के लिए बड़े फर्टाइल नज़र आ रहे थे, लेकिन वहाँ भी जो है वीरान हो गया। कांग्रेस के लिए नतीजे आए तो वीरान नज़र आए। क्या इनपुट्स थे आपके तरफ से? क्या स्ट्रेटेजिक आपने सलाह दी थी और कहाँ पर चूक आपको लगता है हुई? जी, नमस्कार चित्रांशी जी, आपको और अपने दर्शकों को वेरी गुड इवनिंग। ये उस समय का माहौल था 2021 में काले कृषि कानून के बारे में पूरे देश भर में, खासकर यूपी, हरियाणा और पंजाब में एक बड़ा आंदोलन चल रहा था। हम मान लें कि स्वतंत्रता आंदोलन के बाद इतनी बड़ी आंदोलन हमने कभी सड़कों पे नहीं देखी। हुँ, वो समय था। उस समय 14 नवंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जन्मदिन के अवसर पर प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के लिए चुनाव प्रचार का आगाज कर रही थी। हुँ,
उस समय काले कृषि कानून के लेकर मैंने प्रियंका जी के टीम को एक रिक्वेस्ट भेजा। उनके ईमेल को मैंने एक ईमेल भी भेजा है, और अभी जो आपने जो विजुअल भेजा दिखाया है, वीडियो जो दिखाया है, उसमें मैंने 100 बैडजेस ऐसे बनाए थे जिसमें ये नारा लिखा हुआ था कि काले कृषि कानून रद्द करो, और उसमें कांग्रेस पार्टी का जो है पंजे का चुनावी चिन्ह था। मैंने पूनम पंडित जी करके है, सोशल मीडिया में काफी वो फेमस रह चुकी है, उनसे मेरा संपर्क हुआ। मैंने कहा कि बुलंदशहर, आप भी बुलंदशहर जा रही है, प्रियंका जी भी बुलंदशहर आ रही है, ये 100 बैज उन्हें सौंप दीजिए और उनसे इतना गुजारिश कीजिए कि एक शपथ जो है प्रियंका जी मंच से ऐलान करे कि हर एक किसान जो है ये एक बैज पहनेगा, काले कृषि कानून रद्द करो का बैज पहनेगा, और अपने खेत में जाके अपनी खेत की जो मिट्टी है वो मिट्टी हाथ में पकड़ के एक शपथ लेगा कि जब तक काले कृषि कानून वापस नहीं होते हम भाजपा को वोट नहीं देंगे। मेरा ये अनुरोध था कि प्रियंका जी मंच से ऐलान करें, और उसके लिए जो बैजेस की जरूरत थी, मतलब पूरे तो सारे तो मैं नहीं भेज सकता था, थोड़े बहुत 100 बैजेस मैंने बनवा के, मेरे हैदराबाद से बनवा के मैंने जो है पूनम पंडित जी को भी भेजे हैं, और कांग्रेस के दफ्तर को भी भेजे हैं। मैंने इसलिए एक एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लिया कि अगर कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में चूक हो जाती है तो कम से कम पूनम पंडित के द्वारा कम से कम ये पहुंच जाए। तो आपने जो विजुअल दिखाया है उसमें आप देख सकते हैं कि पूनम पंडित जी वो बैज जो है प्रियंका जी को दे रही है, और प्रियंका जी वो बैज पहनकर बुलंदशहर का सारे मीटिंग में जो भाषण में वो दिखाई दी, वो बैज पहनकर ही दिखाई दी। लेकिन शायद पूनम पंडित जी से ये चूक हो गया कि प्रियंका गांधी जी को इतनी महान नेता, इतनी बड़ी नेता सामने देखकर शायद वो अचंभे रह गई, शायद वो बोल नहीं पाई या कन्वे नहीं कर पाई, और प्रियंका जी के दफ्तर के जो टीम है वो ईमेल को शायद प्रियंका गांधी जी तक भी पहुंचाने में असफल रहे, क्योंकि मेरा ईमेल जो है 11 नवंबर का था और रैली होना था 14 नवंबर को, काफी समय था, 4 दिन का समय था। 4 दिन में शायद ये हो जाता अगर प्रियंका जी ये ऐलान कर देती। और मैंने अपने मित्रों से एक बात यही भी कही, मतलब दिल्ली में जितने भी मित्र है, कांग्रेस पार्टी के जितने भी मित्र है, मैंने कहा कि एक कम से कम एक 5 लाख 10 लाख बैडजेस ऑर्डर करो और ये इसका ऐलान करो। मेरी तरफ से भी एक बड़ी भूल हो गई, एक बड़ी चूक हो गई कि मैंने एक ऐसे व्यक्ति को बता दिया कि कांग्रेस पार्टी ऐसा करना चाहिए, और अगर ऐसा करी तो ये चुनाव में अच्छा परिणाम आएंगे। मैंने उस व्यक्ति को बता दिया जो कुछ ही दिनों के बाद में भाजपा में चला गया। एक तरह से मेरे ख्याल से, मतलब मेरा ये इंटेंशन था कि किसी तरह प्रियंका जी तक बात पहुंचे। शायद हो सकता है कि उस व्यक्ति के द्वारा ये लीक हो गया हो बीजेपी को, या बीजेपी ने अपने आप में वो काले कृषि कानून रद्द किए होंगे। लेकिन 19 नवंबर को, मतलब 14 नवंबर के बाद में 5वें दिन, बीच में केवल 4 दिन थे, 5वें दिन जो है नरेंद्र मोदी जी ने काले कृषि कानून रद्द करने का ऐलान किया। अगर प्रियंका जी मंच से ये ऐलान करती कि भारत के सभी किसान जो है ये बैज पहनेंगे और ये शपथ लेंगे, अपने खेत के जो मिट्टी है अपने हाथ में पकड़ के ये शपथ लेंगे कि जब तक भाजपा ये कानून वापस नहीं लेती हम भाजपा को वोट नहीं देंगे। जैसे ही 14 तारीख को या 15, 16, 17 तारीख को अगर प्रियंका जी इसका ऐलान करती और 19 को अगर मोदी जी का स्टेटमेंट आ जाता, तो 100% पूरा श्रेय जो है काली कृषि कानून रद्द करने का जो भी श्रेय है प्रियंका जी को जाता, कांग्रेस पार्टी को जाता। और पंजाब में इतना सेंटिमेंट था कृषि कानून के खिलाफ में, पंजाब में एक वोट भी बाका नहीं होता, कांग्रेस पार्टी एक वोट भी नहीं चुकती, हारना तो दूर, थंपिंग मेजोरिटी से मेरे ख्याल से 60-70% सीट लेके आती। तो मेरा ये मानना है कि अगर ऐसे बातें, ऐसे जो छोटे मोटे सुझाव है हम देते हैं तो उसको नजरअंदाज करते हैं तो बहुत बड़ा दुख होता है, हमें बहुत बड़ा दुख होता है।
अगर ये ऐलान कर दिया होता तो शायद उत्तर प्रदेश में भी 8-10 सीट और लेके आते। एक ही सीट तो शायद मैंने मिला उनको, 8-10 1 दर्जन सीट तो ऐसे ही मिल जाते उत्तर प्रदेश में, क्योंकि जाट बेल्ट में तो पूरा गुस्सा था काले कृषि कानून के बारे में। हरियाणा में भी अच्छा बेहतर परफॉर्म करती। ये एक पहली बात है। दूसरी बात है, हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव होने के इमीडिएटली मैंने ईवीएम्स के बारे में क्या-क्या सावधानी बरतनी थी और परिणाम होने के बाद में क्या-क्या उनको कदम उठाने चाहिए, उनके टीम तक पहुंचने की मैंने कोशिश की। महाराष्ट्र के परिणाम के बाद में नागपुर में हारे हुए उम्मीदवारों से उन्होंने एक मीटिंग लगाई, तो मैंने खुद जाके नाना पटोले जी से जाके वहां मिला मैं। वहां पर गोपाल दास अग्रवाल जी एक उम्मीदवार है गोंडिया के महाराष्ट्र से, मैंने एक लेटर ड्राफ्ट करके उनको दिया, उन्होंने उसी लेटर राजीव कुमार को भेजा। तो जब नाना पटोले जी के चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार थे उस समय उनसे मिलने गए तो इतने बौखलाए हुए थे कि उन्होंने पहला सवाल ये पूछा कि ये गोपाल दास अग्रवाल कौन है, कोई ऐसा चिट्ठी लिखता है क्या चुनाव आयोग? हमने उस चिट्ठी में पूरे सबूतों के साथ ये प्रमाणित किया है कि चुनाव आयोग ईवीएम के धांधली करने वालों को पकड़ने के बजाय उनको बचाने में लगी हुई है। ऐसे प्रमाण हमने दिए हैं। अगर जो सवाल अगर हमने उठाए, अभी राहुल गांधी जी हाल ही में गए, अमेरिका गए, सैम पित्रोडे के साथ में बैठ के उन्होंने ईवीएम्स के बारे में बात की। अमेरिका में बैठ के बात करने से क्या होगा आशीष जी? दिल्ली में बैठ के मुद्दा उठाइए ना आप। एक ही बात बोलता हूं, सारे लोकसभा चुनाव, हरियाणा का चुनाव, महाराष्ट्र का चुनाव खारिज करने के लिए एक ही सबूत बस है आपको। 26 अप्रैल 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि ईवीएम में जहां जहां पर गड़बड़ी है, किसी को शंका है तो अपने चुनावी क्षेत्र के 5% पोलिंग स्टेशनों पर वो जांच करवा सकता है और उन ईवीएम के कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और वीवीपैट के माइक्रो कंट्रोलर की जांच होनी है। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। चुनाव आयोग ने माइक्रो कंट्रोलर के जांच के मुद्दे को ही हटा दिया। मतलब जो आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया, चुनाव आयोग उसे मानने से इनकार कर रहा है। मतलब जो सबूत आपको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो सबूत चेक करके आपको ईवीएम में धांधली पकड़ना है, उस सबूत को चेक करने से चुनाव आयोग इनकार कर रहा है। इससे बड़ा सबूत क्या है ईवीएम में धांधली होने का? अगर कोई पॉकेट मार किसी ने बस में ट्रैवलिंग बस में किसी की पर्स चोरी हो गई तो हर एक के तलाशी होगी हर एक की। अगर किसी ने तलाशी देने से मना कर रहा है तो वही चोर है। जो तलाशी सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को ईवीएम में करने की बोली है, वो तलाशी लेने से चुनाव आयोग मुकर रहा है। तो ये मुद्दा क्यों नहीं उठाते? ये तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। मतलब ये अपने आप में प्रमाण है कि ईवीएम में हम वो नहीं चेक करेंगे जो धांधली को पकड़ा के दे देगी, वो हम वो चेक ही नहीं करना चाहते। ऐसे बड़े बड़े काफी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, हम उन तक पहुंचाना चाहते हैं तो वो सुनना नहीं चाहते। बड़ा दुख होता है, लेकिन क्योंकि हमें मालूम है कि ईवीएम में धांधली हो रही है, हमें मालूम है कि कांग्रेस में जनादेश है, जन समर्थन है, उसको जुटाने में कांग्रेस उनके बावजूद जो भी टीम है वो चूक रही है। मैंने ये जो आपको जो कहा, पंजाब के तबके प्रेसिडेंट है सिद्धू जी, उनको भी भेजा। डैनी जी करके है, सुखविंदर सिंह डैनी जी है, वर्किंग प्रेसिडेंट रह चुके हैं, अभी दिल्ली के प्रभारी है, उनको भी भेजा मैंने कि ये ऐलान करवाइए, भगवान के लिए ऐलान। मैं एक ही बोलता हूं, अगर मेरे सामने होते तो मैं कदम पैर भी पकड़ लेता ये ऐलान करने के लिए। इतना गिड़गिड़ाया मैं, बस एक ऐलान करवा दीजिए, बहुत बढ़िया प्रदर्शन रहेगा। आप अंदाजा लगाइए, अगर प्रियंका जी 14, 15, 16, 17, 18 को ऐलान कर देती और 19 तारीख को नरेंद्र मोदी काले कृषि कानून वापस लेते तो उनका कद कहां पहुंच चुका होता प्रियंका जी का। पहले ही सभा में ऐसा ताल ठोके एक शेरनी की तरह दहाड़ी है कि मोदी को पीछे भागना पड़ा, उनका इमेज कहां चले जाता। अब क्यों नहीं सुनते लोगों को? अपने जो इर्द गिर्द जो है उन्हीं को आप अपने पास रख के एक कुएं में मेंढक की तरह उसी सोच से आप कितने दिन गुजारा करेंगे?
नहीं तो मेन मेन बात ये है कि क्या मतलब ये जो हुआ है, क्या प्रियंका की टीम, क्योंकि प्रियंका गांधी के आसपास के लोगों पर बहुत सवाल उठा, यूपी में रहते हुए भी। मैं तो यूपी में कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं को, लोकल नेताओं को, तमाम को निजी तौर पर जानता हूं। उन्होंने अपनी अपनी पीड़ा बहुत बार बताई है, एक बार नहीं, बहुत सारे हैं, बहुत बार बताते हैं कि वो प्रियंका जी के आसपास रहने वाले संदीप सिंह, धीरज गुज्जर, ये तमाम नेता ऐसे हैं जो अपना एक पूरा काकस बना लिए हैं। उनसे ऊपर कोई जा ही नहीं पाता है, कुछ भी कोई प्रियंका गांधी तक पहुंच नहीं पाता, ना किसी की बात पहुंच पाती है। क्या इन लोगों ने प्रियंका तक ये पूरी प्लानिंग नहीं पहुंचने दी या रोक दी? देखिए, आपने जिन जिन के नाम लिए उन सभी से मैं बात कर चुका हूं टेलीफोन पर। हम्म हम्म और आपको जो ईमेल है, आपका वो ईमेल को आपने, अगर मैं झूठ भी बोल रहा हूं हम्म तो ईमेल अपने आप में प्रमाणित करता है कि 11 नवंबर को ईमेल गया है। दिखा दीजिए एक बार 11 प्रियंका नवंबर का गांधी ईमेल दिखा दीजिए। 11 जी। नवंबर का कंट्रोल, मैं कंट्रोल रूम से कह रहा हूँ कि एक बार 11 नवंबर का ईमेल भी दिखा दे, ताकि ये सनद रहे कि हाँ 11 नवंबर को राजशेखर राव साहब ने किया है। ये देखिए 11 नवंबर, 11/11/2021, 11 नवंबर 2021 का ये मेल है प्रियंका गांधी को। इसमें सारा कुछ लिखा हुआ है, आप प्ले कर दीजिए, चलता रहेगा, लोग पढ़ लेंगे। प्ले कर दीजिए। हाँ, ये 2 नारे के बैज फोटो के साथ ईमेल जोड़कर भेजे हैं, सब उसमें पूरा डिटेल लिखा हुआ है। इन बैज को पहनकर एक शपथ लेने का वीडियो बनाकर उसे शेयर करें तो किसान समुदाय का दिल जीत सकते हैं। साथ-साथ हर किसान साथी को ऐसे ही बैज पहनाकर उनसे शपथ लेने की अपील करें तो किसान समुदाय में एक आंदोलन बनेगा। सारा रणनीति पूरी उन्होंने जो है राव साहब ने लिखी है। लेकिन राव साहब अब आते हैं, हम लोग मुख्य मुद्दे पर। चलिए ठीक है, ये तो गया, बीती बात बिसारिए। बिहार चुनाव अब सबसे नजदीक यही है। बिहार जीते मोदी जी तो फिर बंगाल इकलौता बचेगा। बंगाल के बाद तो पूरा देश फिर साफ है। फिर तमिलनाडु, केरला, वो एक आप छोड़ दीजिए उधर, बाकी तो पूरा देश फिर साफ है। कर्नाटका, हिमाचल, ये सब में तो बीजेपी की आज सरकार है, कल कांग्रेस की सरकार है, कल रहेगी कि नहीं रहेगी कोई पता नहीं। बिहार को लेकर के क्या है प्लानिंग? अभी भी आप संपर्क कर रहे हैं क्या कांग्रेस के लोगों से? अभी भी कर रहा है नहीं, संपर्क? हाँ। नहीं, मैं जब महाराष्ट्र का जो ईवीएम के बारे में मैंने इतना गिड़गिड़ाया कि ये आपको ये करना चाहिए, जब उन्होंने कोई रुचि नहीं दिखाई तो मैंने कहा कि इनको बोलने से कोई मतलब नहीं है। बिहार के लिए भी रणनीति है मेरे पास, लेकिन अगर वो सुनना चाहे तो मैं आऊंगा। हम्म अब मैं अपने आप तो मैं बताने के लिए कोई फायदा ही नहीं है। अगर प्रियंका जी स्वयं या राहुल गांधी जी, इन दोनों में से किसी और को मैं बताऊंगा नहीं है, उसको बताने से कोई फायदा भी नहीं है। मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है कि वो आगे लेके जाएंगे। अगर प्रियंका जी या राहुल गांधी जी कुछ सुनना चाहते हैं बिहार के बारे में तो डेफिनेटली रणनीति है, अच्छा प्रदर्शन हो सकता है, जीत सकते हैं। और न केवल बिहार, ये भारतीय जनता पार्टी का जो उसका नर्व पॉइंट है, उसको तहस नहस करने का भी रणनीति है अपने पास। भारतीय जनता पार्टी के पास प्रयोग करने के लिए एक ऐसी रणनीति है कि आप अगर प्रयोग करेंगे, न केवल अगले लोकसभा चुनाव, आपका जो है परिणाम जो है आपको उत्तर प्रदेश से दिखना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि मेरे ख्याल से बिहार अभी बहुत कम समय है। लेकिन अगर वो रणनीति आप अपनाए तो आपको उत्तर प्रदेश, पंजाब से आपको जो है परिणाम आपको आंखों के सामने दिखने को मिलेंगे। और आप मान के चलिए कि 29 का जो है लोकसभा चुनाव आप तो जीतेंगे ही जीतेंगे। लेकिन लेकिन मैं तभी उनके पास जाऊंगा कि जब वो सुनने के लिए राजी है। मैं गिड़गिड़ाने से कोई फायदा नहीं है, उनके टीम को बताने से कोई फायदा नहीं है। अगर वो आमंत्रण भेजना चाहे तो भेजे, मैं जाऊंगा, उनसे मिलूंगा, बिहार में क्या करना है मैं बताऊंगा। और आने वाले भारतीय जनता पार्टी को जीतने के लिए जो लोगों में जो एक नशा चढ़ा रखा है भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुत्व का, उसको कैसे, उसका तोड़ क्या है, लोगों को जो है ना अपने होश हवस में कैसा लाना है। अभी क्या है, लोग अपने होश में नहीं है, हिंदुत्व के नशे में है लोग, वो भंग चढ़ा हुआ है लोगों को। वो क्या है, वो सच में क्या नरेंद्र मोदी जी क्या हिंदुत्व को मानते हैं, क्या राम जी को मानते हैं, क्या भगवान को मानते हैं, या इनको केवल राजनीति करने और अपने मित्रों को फायदा पहुंचाने में लगे हुए हैं? क्या ये सचमुच में हिंदूवादी है क्या? नहीं, इसके सारे जो है हम तथ्य उनके सामने रखेंगे।
आधार और उसके प्रमाण के साथ उनके साथ में रखेंगे, जब जाके प्रियंका जी और राहुल गांधी जी जब जाके जनसभा में बोलेंगे तो लोग सोचने पे मजबूर हो जाएंगे, बेनकाब हो जाएंगे मोदी अमित शाह। राव साहब, देश में इतने बड़े-बड़े चुनावी रणनीतिज्ञ हैं। हम तो उस चूक पे बात करना चाहते थे, लेकिन बात आगे बढ़ी। इस देश में प्रशांत किशोर जैसे, सुनील कोनुगोलू जैसे तमाम बड़े-बड़े राजनीतिक जो है रणनीतिकार हैं। तो क्यों आपसे संपर्क करेंगे भई? तो उनके परिणाम भी आप देख चुके हैं ना। प्रशांत किशोर जी स्वयं बिहार चुनाव लड़ रहे हैं। प्रशांत किशोर जब दर्जनों मुख्यमंत्री बना सकते हैं, क्या खुद मुख्यमंत्री बनेंगे अगली बार? क्या खुद जीत पाएंगे? खुद का सीट जीत गए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी प्रशांत किशोर जी को। नहीं, कई लोग देखिए, इसमें मैं तो थोड़ा तीखे सवाल करने के लिए जो है कुख्यात हूँ, तो कई लोग तो ये भी कह सकते हैं कि ये चूक और ये मेल वगैरह, हालाँकि मेल वगैरह तो आपने रखा तो मुझे भी यकीन अब हो गया कि ये मेल वगैरह आपने भेजा है। लेकिन बहुत लोग कहेंगे कि अच्छा, ये राहुल गांधी, प्रियंका गांधी तक पहुँचने के लिए राजशेखर राव कर रहे हैं। सही बात हो सकता है, वो उसमें मैंने जो कहना है, मैंने जो प्रमाण आपको दिए, अगर मुझे कहना होता तो पूनम पंडित जी को आपको कोरियर का रसीद भी शायद मेरे ढूंढ के निकालना पड़ेगा मेरे को अभी। मैंने जो कोरियर पूनम पंडित को भेजा है और प्रियंका जी के दफ्तर को जो भेजा है, शायद काफी समय हो गया, ढूंढ के वो भी निकाल के उसका भी हम शेयर कर देंगे। हम क्यों रुचि लेने लगेंगे कांग्रेस पार्टी की जीत के लिए? हम इतने क्यों तरसने लगेंगे? कि हम चाहते हैं कि देश का भी भला हो, कांग्रेस पार्टी का भी भला हो। कांग्रेस पार्टी ने देश के लिए बहुत कुछ किया है, गांधी परिवार ने, नेहरू जी ने, इंदिरा जी ने, राजीव गांधी जी ने बहुत कुछ किया है। तो उनको इस हाल में देखते बड़ा दुख होता है। बड़ा दुख होता है कि ऐसे हाल में देखते हुए कि इनको यहाँ ऐसे इस हाल में तो नहीं होना चाहिए। अभी हाल ही में नेशनल हेराल्ड केस का केस चल रहा है। मेरे ख्याल से 5,000 करोड़ का मामला है। आंध्र प्रदेश का 5 लाख करोड़ का मामला कोई पूछ ही नहीं रहा है। एक सुप्रीम कोर्ट में याचिका क्यों नहीं जाती? अरे भाई, 5,000 करोड़ के लिए आप इतना कुछ कर रहे हो। आंध्र प्रदेश में 5 लाख करोड़ का मामला है, उसका क्या कर रहे हो आप? मतलब आप 16 सांसद के समर्थन के लिए, अपनी सरकार को बचाने के लिए आप कितना भी लूटने की छूट दे रखी है आपने। मतलब ये तो बिजनेस हो गया भाई। हमें समर्थन दो, आप चाहे जितना लूट लो, जो चाहे बिल को। अब कल को कहेंगे कि पूरा इंडिया जो है वो हिंदू राष्ट्र बनेगा, तो चंद्रबाबू नायडू समर्थन देगा। उसको तो अमरावती में 5 लाख करोड़ लूटने से मतलब है। क्या यही राजनीति है? अच्छा, चलिए बिहार के लिए असल में बिहार समझना भी था। बिहार में क्या, क्योंकि मैं तकनीकी रूप से, हम आप कई बार बैठे हैं, बातचीत किए हैं, कई बार चर्चाएं कर चुके हैं, और हमारी चर्चाएं बेसिकली मशीन को लेकर के, चुनावी मशीन, चुनावी प्रक्रिया को लेकर के होती है। असली असली मुद्दा हम लोग उसी पर किए हैं, क्योंकि उस विषय पे आपने बहुत काम किया है। मशीन से लेकर के पूरी चुनावी प्रक्रिया, वोटर लिस्ट से लेकर के ईपीआईसी नंबर, ये सब का तकनीकी रूप से आप लगातार उसमें लगे रहते हैं। बिहार में इंडिया गठबंधन क्या ऐसा कर दे, कौन सी ऐसी बात आपको लग रही है कि अगर ऐसा कर दिया, इतना कर दिया, तो मोदी नहीं जीत पाएंगे बिहार? जी, बिहार में या कहीं भी मोदी चुनाव जीतने के लिए एक तो धांधली करते हैं, दूसरा जो है छोटे मोटे पार्टीज को जो है कैसे अपने वश में लेते हैं, और कुछ कुछ ऐसे रणनीतियां छोटे मोटे स्थानीय, वहां जहाँ के क्षेत्रीय का जो लोकल परिस्थितियां हैं उनके ऊपर डिपेंड कर, वो स्टडी करके बताना पड़ता है कि इसका तोड़ कैसे निकाले, मोदी क्या प्लान कर रहे हैं और उसका तोड़ कैसे निकाले, वहां जाके ही पता कर सकता है। लेकिन पहला मुद्दा जो है, उनको ईवीएम से हराने का जो प्रक्रिया है उसको बचाना पड़ेगा। वो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं पिछले वीडियो में। एक और है, वोटर लिस्ट को कैसा मैनिपुलेट कर रहे हैं, दूसरे राष्ट्र के वोटरों को एक आध दिन पहले यहाँ कैसे लेके आ रहे हैं, उसका तोड़ क्या है। मैंने आपको बताया कि वोटर लिस्ट में जो है, उस वोटर को उस लिस्ट में कौन से डेट से ऐड किया गया, उसका डेट भी होना चाहिए, ताकि हम पहचान सके कि वोटर कब का है। हाल ही में आया वोटर है तो जाके उसको एक्सपोज कर सकते हैं। मतलब आपको चुनाव वोटर लिस्ट जो है कम से कम 2 महीने पहले आपको पब्लिश करने का
एक गुजारिश रखना, ये सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए। ये चुनाव आयोग के पास जाने से कोई फायदा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के पास जाके एक याचिका दायर कर देना चाहिए कि आपको जो वोटर लिस्ट है, वोटर लिस्ट में वोटर का डेट ऑफ इंक्लूजन इन वोटर लिस्ट भी होना चाहिए, ताकि हम जो भी 2025 में जो भी नया वोटर आए उसके पास सीधा चले जाए और भाई आपका आता पता क्या है, आप कहाँ से आए हैं, आप यहाँ क्यों वोटर चुनाव से 1 महीने पहले क्यों अपने आप को चुनाव वोटर दर्ज करवा रहे हैं, ये पूरा कुछ हो सकता है। वहां तो एक आप पकड़ सकते हैं। दूसरी बात क्या है, आपका जो ईवीएम का जो है, ईवीएम में आपको क्या क्या चाहिए, ईवीएम में आपको पहले देखना चाहिए। चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट ने जब ये कहा कि माइक्रो कंट्रोलर की जांच करवानी है, तो चुनाव आयोग अपने स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर में वो माइक्रो कंट्रोलर की जांच क्यों हटा दिया? ये तो सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है। कंटेम्प्ट ऑफ जस्टिस खन्ना ही चीफ जस्टिस जो है, उन्हीं का आदेश है कि आपको माइक्रो कंट्रोलर की जांच करना है। चुनाव आयोग ने उसको हटा दिया, तो मामला तो सीधा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का है। बुलाइए राजीव कुमार को, कंटेम्प्ट कैसे कर सकता है वो? उसी के हस्ताक्षर है स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर के ऊपर, उसी के हस्ताक्षर है। तो चुनाव आयोग के 3-4 आदेश जो है, न केवल माइक्रो कंट्रोलर की जांच, जो समय सीमा दी गई है 7 दिन का, उसके घटाकर उसने 6 दिन कर दिया। और जो 5% दूसरे और तीसरे उम्मीदवार को दिया था, जो अवसर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, उसको राजू कुमार कहता है कि अगर दोनों अप्लाई करे तो हम केवल 2.5% के जांच करवाएंगे। ऐसे सारे पूरे, मतलब सुप्रीम कोर्ट का तो कंटेम्प्ट ही कंटेम्प्ट है। उसे कंटेम्प्ट के बारे में बात कीजिए आप। और आने वाले चुनाव में, चुनाव की प्रक्रिया जो है, आपको हर एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर को आपको एक टैब देना है। फॉर्म 17 जो है वो ऑनलाइन होगी, लिखित नहीं होगी। फॉर्म 17 वो पब्लिश हो जाएगी, और 6 बजे कितने लोगों को बाहर टोकन दिए गए उसको भी फॉर्म 17 में दर्ज हो जाएगा। फॉर्म 17 जो है वो लिखित रूप से देने का प्रावधान है। अभी लिखित विखित कुछ नहीं होगा, ऑनलाइन कर दीजिए। जब ईवीएम ऑनलाइन में टेक्नोलॉजी यूज करते हैं तो 17C के लिए क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते? आप जितने चाहे, आप बिहार में चाहे मान लीजिए 1 लाख या 2 लाख पोलिंग स्टेशन है, 1 लाख 2 लाख वो आप टैब खरीद लीजिए। चुनाव होने के बाद में बिहार में जो भी बच्चे हैं, अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको दे दीजिए। 10वीं में 11वीं में 12वीं में जो भी अच्छे नंबर लेके आए, उनको एक स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से या केंद्र सरकार की तरफ से मोदी के नाम छपा के दे दीजिए उनको, वो भी खुश हो जाएंगे। ट्रांसपेरेंसी हो जाएगी ना भाई। आपको प्रोपेगेंडा ही चाहिए तो एक टैब दे दीजिए। चुनाव के बाद में आप बोलेंगे 1 दिन के लिए क्यों इतना पैसा खर्च करें? अरे दूसरा दे दीजिए, बच्चों को दे दीजिए, पढ़ेंगे, वो ऑनलाइन क्लासेस पढ़ लेंगे। जो भी 10वीं में 11वीं में 12वीं में अच्छा नंबर लेके आए उनको दे दीजिए। एक पोलिंग स्टेशन में बच्ची ना कोई एक बच्ची टॉप करेगी, उस पोलिंग स्टेशन का वो जो है उस बच्ची को दे दीजिए या बच्चे को दे दीजिए। हमारे के क्या ट्रांसपेरेंसी क्यों आप रोकना चाहते हैं? 17C जो है उसको ऑनलाइन करना चाहिए, और जो भी टोकन्स है उसको आपको और 17C में बैटरी, जो भी ईवीएम का बैटरी जो है उसका परसेंटेज भी दर्ज होना चाहिए। चुनाव खत्म होने के समय में उसका परसेंटेज क्या है, और चुनाव जब 4 दिन बाद बक्से खुलते हैं जब उसका परसेंटेज क्या है वो भी दर्ज होना चाहिए। और जहां जहां पर ये बैटरी बढ़ती है वहां पर केवल बीजेपी क्यों जीतती है? कहीं और कांग्रेस तो कहीं जीतते नजर आए। हमारे पास में सैकड़ों केसेस आए जहां पर ईवीएम की बैटरी जो है वो 99% रही है, वहां कहीं भी कांग्रेस नहीं जीत रही है, केवल भाजपा जीत रही है। अरे भाई, बैटरी में मान लीजिए 100 जगह बैटरी 99% है, उस मान लीजिए अगर 70, 60, 70, 80 में भाजपा जीते, 20 में कांग्रेस जीते तो मान ले सकते हैं। एक भी जगह कांग्रेस नहीं जीत रही है, पूरे के पूरे भाजपा जीत रही है। तो ऐसे कुछ मैंने अभी स्टडी कर रहा हूं, और बिहार के बारे में भी मैं स्टडी कर रहा हूं। मैं ये नहीं मानता, आपने कहा कि प्रशांत किशोर है, सुनील कनगोलू है, मैं उतना बड़ा आदमी तो नहीं हूं, लेकिन मैं आपको यकीन दिलवा सकता हूं कि 14 नवंबर 2021 को अगर प्रियंका गांधी मेरा बोला हुआ शपथ कर लेती तो पंजाब तो नहीं हारती। मेरा तो इतना यकीन है। आपका क्या राय? आपका कुछ भी राय हो सकता है, पंजाब हारती या नहीं हारती, वो चलता है नहीं चलता है अलग है, लेकिन मेरा यह मानना है
उस समय पंजाब के किसानों का जो मूड है, उनको अगर आप जीत हासिल करके दिलवाते, तो कांग्रेस पंजाब हारने का सवाल ही पैदा नहीं होता। चलिए, ये कम से कम अभी बड़ी बात तो ये है कि सलाह हम लोग तो विश्लेषण करते हैं, तमाम विश्लेषण में भी बहुत सारे कंक्लूजन निकलते हैं, लेकिन उतना वक़्त तो हो कांग्रेस के पास या अपोज़िशन के पास कि उसको सुने। आप भी लगातार बतौर एक्टिविस्ट हम चुनावी प्रक्रिया में बहुत दिन से आपको देख रहे हैं, आपसे हम लोग बातचीत करते हैं। अब ये तो आज ये मेल और ये कहानी तो आज खुली, नहीं तो पहले बतौर एक्टिविस्ट तो हम अक्सर बैठते रहे हैं, लेकिन ये कहानी और इस कहानी से एक बात और साफ हो गई कि कांग्रेस को बीजेपी नहीं हरा रही है, कांग्रेस को कांग्रेस ही हरा रही है। कांग्रेस को धन्यवाद। कांग्रेस नहीं, हाँ, कुछ-कुछ गिने-चुने लोग। हाँ, वही गिने-चुने मतलब वही। जो नेता कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चलता है, हुँ, उसकी जो कमिटमेंट में 1 करोड़ के एक हिस्सा भी होता किसी में, जो हुँ, इर्द-गिर्द है, ये बड़े लोगों के इर्द-गिर्द जो भी लोग हैं, वो हुँ, कमिटमेंट में 1 करोड़ हिस्सा कर रहे, उसका 1 भी प्रतिशत उनके पास होता, तो हुँ, कांग्रेस का ये हाल नहीं होता। बिल्कुल सही बात है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ये तो 100% सही है कि राहुल के कमिटमेंट का अगर 1 करोड़वाँ हिस्सा भी 0.00001% टाइप में हो, उतना भी अगर साथियों में रहता, टीम में रहता, तो ये दुर्दशा तो कतई नहीं होती। धन्यवाद राव साहब, धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने ये पुराने दस्तावेज निकाल कर के आज खोल दिया, पुराना कुछ राज भी खोल दिया। इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। फिर हम अगले कार्यक्रम में मिलेंगे आपसे, जब भी चुनावी विषय होगा या कोई महत्वपूर्ण विषय होगा, उस पर मिलेंगे। न्यूज़ लॉन्चर आप लोग देखते रहिए। नमस्कार। नमस्कार।